हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि I'm starving with hunger. Her eyes are as bright as stars. I've told a million times not to do that. Life is a journey. these are just a few examples of figures of speech that we use all the time without realizing it. हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते और इन फिगर्स ऑफ स्पीच को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। और राइटर्स अपनी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इन फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉमन लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। जब भी हम किसी लैंग्वेज में अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बोल कर या लिख कर, तो हम दो तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो लिटरल लैंग्वेज में और दूसरा फिगरेटिव लैंग्वेज में। नाउ व्हाट इज़ लिटरल लैंग्वेज? लिटरल लैंग्वेज गिव्स आउट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। अगर हमें वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग पता है तो हम बात का मतलब तुरंत समझ लेंगे और इसीलिए ये समझने में बहुत आसान होती है। एंड वी मोस्टली यूज़ लिटरल लैंग्वेज इन आवर डेली कॉन्वर्सेशंस। एंड फिगरेटिव लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड मेक्स द लिसनर और रीडर यूज़ देयर इमेजिनेशन। अगर कोई व्यक्ति फिगरेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है तो लिसनर को या रीडर को अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा उसकी बात को समझने के लिए। इट यूजेज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विद अ मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल इंटरप्रिटेशन। यानी अगर केवल हम डिक्शनरी मीनिंग से बात का मतलब समझना चाहेंगे तो हम उस बात का मतलब ठीक से नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यू रन फास्ट, जो कि लिटरल लैंग्वेज में है। अगर हमें इन तीनों वर्ड्स की डिक्शनरी मीनिंग पता है तो हम तुरंत बात का मतलब समझ लेंगे कि कहा जा रहा है तुम तेज भागते हो। और नीचे के जो 2 सेंटेंसेस हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखे गए हैं, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए लिखे गए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है यू रन लाइक द विंड। अगर हम इस बात का मतलब समझना चाहेंगे तो हमें पहले अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा कि बोलने वाले ने या लिखने वाले ने ऐसा क्यों कहा है कि यू रन लाइक द विंड, तुम हवा की तरह दौड़ते हो। तब हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी कि हवा कैसे चलती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, और तब हम समझ जाएंगे कि बोलने वाला या लिखने वाला ये कहना चाह रहा है कि तुम तेज़ दौड़ते हो। और इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस में भी यू रन लाइक अ टाइगर। अगर हम इस बात का मतलब समझना चाहेंगे तो सबसे पहले हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे कि टाइगर कैसे दौड़ता है, और हमारे माइंड में एक इमेज आएगी कि टाइगर तेज़ दौड़ता है, और तब हम समझेंगे कि सामने वाला कहना चाह रहा है कि तुम तेज़ दौड़ते हो। तो ये डिफरेंस है लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज में। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्रिएट्स पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ रीडर और लिसनर, एंड दीज पिक्चर्स हेल्प कन्वे द मीनिंग फास्टर एंड मोर क्लियरली देन वर्ड्स अलोन। एक कहावत है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। 1000 शब्दों से भी हम किसी बात को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकते जितना अच्छी तरह से हम एक इमेज, एक पिक्चर के माध्यम से किसी बात को, किसी चीज़ को समझा सकते हैं। और इसीलिए जब राइटर्स फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके कुछ लिखते हैं तो हम एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो ये जादू है फिगरेटिव लैंग्वेज यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का। एंड नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ दोज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच that we'll be discussing today. And these figures of speech are: number 1 simile, number 2 metaphor, number 3 personification, number 4 apostrophe, number 5 hyperbole, number 6 oxymoron, and number 7 onomatopoeia. The very first and one of the most commonly used figure of speech is simile. सिमली को हिंदी में उपमा अलंकार भी कहा जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यानी 2 असमान ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है। एंड यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग दीज वर्ड्स लाइक, एज, जस्ट एज डैश एज और सो डैश एज। इन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करके 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स में तुलना की जाती है। और ये अनलाइक ऑब्जेक्ट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कॉमन होती है और जिसके आधार पर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन।
यहाँ पर राणा प्रताप और लायन, इन दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि राणा प्रताप उतने ही बहादुर थे जितना कि एक शेर होता है। तो यहाँ पर राणा प्रताप एक इंसान थे और लायन एक एनिमल होता है, दोनों ही अनलाइक हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी है, वो है ब्रेवरी। दोनों ही ब्रेव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ किया गया है। तो अगर ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं और दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होता है, उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा होता है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इस फिगर ऑफ स्पीच के। चाइल्डहुड इज़ लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। इस सेंटेंस में चाइल्डहुड यानी बचपन को ड्रीम से कंपेयर किया जा रहा है। चाइल्डहुड एक अलग ऑब्जेक्ट है, ड्रीम एक अलग ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन क्वालिटी है वो ये है कि ये दोनों ही बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो इस आधार पर इन दो के बीच में तुलना की जा रही है और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया गया है। ये वर्ड है लाइक। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हुई सिमिली। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह अकेले घूमता रहा। तो यहाँ पर इन दो में कंपैरिजन किया जा रहा है और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को भी यूज़ किया गया है, और जो कि है एज। और यहाँ पर जो कॉमन क्वालिटी है दोनों की वो ये है लोनलीनेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द लेक वॉज क्लियर एज अ क्रिस्टल। झील उतनी साफ थी जितना कि क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पर लेक और क्रिस्टल, इन दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को भी यूज़ किया गया है और इन दो चीज़ों के बीच में जो कॉमन क्वालिटी है वो है कि वो दोनों ही क्लियर थी। तो इस तरह से सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटाफर। What is metaphor? A metaphor is an implied simile. Metaphor implied simile होती है। इस implied word का meaning होता है to suggest something in an indirect way or without actually saying it. Indirect way में या बिना कुछ कहे ही किसी बात का संकेत कर देना। मतलब मेटाफर में भी दो चीज़ों को, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन हम सिमिली में यूज़ करते हैं वो मेटाफर में यूज़ नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने सिमिली में लिया था। यहाँ पर हमने सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ किया था, और अगर इसी बात को हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करके कहेंगे तो कहा जाएगा राणा प्रताप वॉज अ लायन। यानी कि इस सेंटेंस में भी राणा प्रताप को लायन से कंपेयर किया जा रहा है, पर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ नहीं किया गया है। राणा प्रताप इज बीइंग डायरेक्टली आइडेंटिफाइड एज लायन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, विच आर द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। एंड नाउ लेट्स लुक इनटू सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। टाइम इज मनी। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में टाइम को मनी से कंपेयर किया जा रहा है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। और इन दोनों में जो एक कॉमन क्वालिटी है जिस बेस पर इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है वो ये है कि ये दोनों ही बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो है मेटाफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो कि है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। इसमें एक्सपीरियंस को एक टीचर से कंपेयर किया जा रहा है। सो इट इज़ अ मेटाफर। इट इम्प्लाइज दैट experience can teach us valuable lessons in the same way that a teacher can. And next example is my principal has iron courage. मेरे प्रिंसिपल का साहस आयरन मीन्स लोहे की तरह है। इस सेंटेंस में मेटाफर को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। उनके प्रिंसिपल के करेज को लोहे की तरह बताया गया है। तो इस सेंटेंस में द यूज़ ऑफ द वर्ड आयरन सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल्स करेज इज स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल जस्ट लाइक द आयरन। लेकिन इस सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। और लास्ट जो सेंटेंस है, लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। इस एग्जाम्पल में
मेटाफर को वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। थंडर इज़ द साउंड कॉज्ड बाय लाइटनिंग, बिजली की आवाज़ को गरजना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वेव्स की, लहरों की जो आवाज़ है उसको गरजना बताया गया है। तो यहाँ पर द साउंड्स ऑफ वेव्स इज़ सिमिलर टू द साउंड ऑफ थंडर, उसको कंपेयर किया जा रहा है थंडर की साउंड से। इट सजेस्ट दैट द वेव्स आर पावरफुल एंड लाउड जस्ट लाइक थंडर। और क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन वेव्स के साउंड को गरजना बताया गया है, यानी बिजली की साउंड की तरह बताया गया है, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है मेटाफर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू पर्सोनिफिकेशन। In personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings. Personification जो figure of speech है, इसमें lifeless objects यानी निर्जीव चीज़ों को और abstract ideas को यानी जो भाव होते हैं उनको living beings के रूप में मान लिया जाता है। Personification means giving human qualities to non-human things. Non-human things को human qualities दे देना ही personification होता है। For example, the sun smiled down at me. स्माइल करने की जो क्वालिटी है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को अगर हमने सन को दे दिया तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हुई वो होगी पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह से नीचे सेकेंड एग्जाम्पल में द फ्लावर्स आर डांसिंग, फूल नाच रहे हैं। डांस करने की जो क्वालिटी है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, एंड द फ्लावर्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। And now let's look into some more examples of personification. Here the first example is Earth was thirsty for water. पृथ्वी पानी के लिए प्यासी थी। तो प्यासे होने की जो क्वालिटी है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि हमने अर्थ को दे दी, जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग है। तो यहाँ पर हमने अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया, तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु राजाओं पर अपने बर्फीले हाथ रखती है। Here in this example, death is personified as a human being with hands that are icy. हाथ जो होते हैं वो ह्यूमन के होते हैं, ना कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के। तो यहाँ पर डेथ के हाथ बताए जा रहे हैं, तो हमने डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया, तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। बैठे होने की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन क्वालिटी है। इन दिस एग्जाम्पल एंग्जाइटी विच इज़ एन इमोशन is personified as if it is a physical being, as if it is a human that is sitting on the person's face. So here anxiety is being personified, and the figure of speech that is being used in this sentence is personification. Next we have apostrophe. Just like personification, apostrophe is also a figure of speech which is used to give human-like qualities to non-human things. Personification की तरह ही apostrophe में भी हम non-human things को human qualities देते हैं, but the difference is in apostrophe we address a dead person or some lifeless thing or an abstract idea as a living person. इन दोनों में अंतर ये है कि अपोस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें हम किसी लाइफलेस थिंग को, किसी नॉन ह्यूमन थिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी डेड पर्सन को एक लिविंग पर्सन के रूप में संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, जबकि पर्सोनिफिकेशन में हम सिर्फ उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, ना उसको संबोधित नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन वाई आर यू स्माइलिंग, सूरज तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। इस सेंटेंस में भी हमने सूरज को स्माइलिंग की क्वालिटी यानी स्माइल करने की क्वालिटी दी है, लेकिन हमने यहाँ पर सन को इस तरह एड्रेस किया है, इस तरह संबोधित किया है जैसे किसी इंसान को किया जाता है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में ब्लू मून यू सॉ मी सिटिंग अलोन। इस सेंटेंस में भी मून को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको एक लिविंग पर्सन के रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी। एंड हियर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अपोस्ट्रोफी। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, कमज़ोरी तुम्हारा नाम औरत है।
तो यहाँ पर फ्रेल्टी यानी कमज़ोरी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको एक इंसान की तरह एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ओ डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु घमंड मत करो। यहाँ पर भी डेथ को एक इंसान की तरह संबोधित किया जा रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये लाइन जेन टेलर की एक बहुत ही फेमस चिल्ड्रंस पोएम स्टार से ली गई है। और इस लाइन में भी लिटिल स्टार को एक इंसान की तरह एड्रेस किया जा रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपॉस्ट्रोफी। और अपॉस्ट्रोफी को पहचानना बहुत आसान है। इसमें किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या डेड पर्सन को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब एड्रेस किया जाता है तो उसके बाद कॉमा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ किया जाता है, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि उस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है अपॉस्ट्रोफी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज हाइपरबली। In hyperbole, a statement is made emphatic by overstatement. हाइपरबली में किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। किसी बात पर जोर देने के लिए अगर किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है हाइपरबली। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जाम्पल। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, उसने रो रो कर आंसुओं का समुद्र बना दिया। तो यहाँ पर जो बात की जानी है वो ये की जानी है कि वो बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन इस बात को और नोटिसेबल बनाने के लिए और ज़ोरदार बनाने के लिए इस तरह से पेश किया गया है कि उसने रो रो कर आंसुओं से समुद्र बना दिया। तो ये एक ओवर स्टेटमेंट है और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है हाइपरबली। नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू अदर examples of hyperbole. Rivers of blood flowed in the battle. युद्ध में खून की नदियां बह गईं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया जाना है वो है कि युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है कि युद्ध में खून की नदियां बह गईं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस सेंटेंस में ओवर स्टेटमेंट किया जा रहा है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, मैंने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को देखा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 10,000, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। तो इस सेंटेंस में भी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। और इसी तरह से लास्ट वाले एग्जाम्पल में एवरीबडी नोज़ मी, हर व्यक्ति मुझे जानता है। तो ये स्टेटमेंट तो हो सकता है कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया का हर इंसान किसी को जानता हो। तो यहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो है हाइपरबली। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। In oxymoron, we find the association of two words or two phrases having opposite meanings. इस फिगर ऑफ स्पीच में दो ऑपोजिट वर्ड्स या दो ऑपोजिट मीनिंग वाले फ्रेजेस एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रेगुलरली और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इन दोनों को एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। और अब ऑक्सीमोरॉन के और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट और पेन ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। स्वीट सजेस्ट समथिंग प्लेजेंट and enjoyable, while pain implies something unpleasant and uncomfortable. तो ये दोनों मीनिंग में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है ऑक्सीमोरॉन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन मीन्स खुला एंड सीक्रेट मीन्स समथिंग दैट इज हिडन और अननोन। तो ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं।
और एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। और इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है वो है आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। इस सेंटेंस में स्वीटेस्ट और सैडेस्ट जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इन दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, तो इस सेंटेंस में भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। And the last figure of speech that we are going to discuss in this video is onomatopoeia. An onomatopoeia consists in using a word similar to the sound. It refers to the use of words that imitate or suggest the sound that they describe. सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसकी साउंड को वर्ड्स के थ्रू इमिटेट किया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है, तो उस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी ऑनोमेटोपिया। फॉर एग्जांपल द स्नेक हिस्ड, यहाँ पर हिस वर्ड जो यूज़ किया गया है ये स्नेक की साउंड को सजेस्ट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में द अनोइंग फ्लाई बर्स्ट पास्ट हिज स्वेटी ईयर। इन दिस एग्जांपल द वर्ड बर्स्ट imitates the sound that a fly makes when it flies around। जो जब फ्लाई या कोई बी या मधुमक्खी उड़ती है तो जो साउंड आती है उस साउंड को बज़ वर्ड से इमिटेट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी ऑनोमेटोपिया। एंड हियर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑनोमेटोपिया। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द शोर। लैपिंग वर्ड जो इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है, इट इमिटेट्स द साउंड ऑफ वाटर। जब पानी किसी सॉलिड सरफेस पर धीरे से गिरता है तो जो साउंड क्रिएट होती है उस साउंड को इस वर्ड से इमिटेट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑनोमेटोपिया। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल कूइंग ऑफ डव्स इज़ वेरी प्लेजेंट। दिस वर्ड कूइंग imitates the sound that doves make. And in the third example, I could hear the leaves rustling. In this example, the word rustling imitates the sound of leaves. पत्तियों की आवाज़, जब पत्तियाँ हिलती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं तब जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को रसलिंग वर्ड से इमिटेट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑनोमेटोपिया। तो आज हमने 7 इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको इस तरह के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प लेनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के वीडियोस सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।